वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए आज हम एक नई यूनिट आपके लिए लेके आए हैं जिनमें हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अमीबा। अमीबा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, अमीबा का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करूं सबसे पहले फाइलम। फाइलम आ गया सब प्रोटोजोआ। फाइलम क्या आ गया? प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ में वो एनिमल्स आएंगे जो एक कोशिकीय होंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, या इन्हें एक कोशिकीय भी कहेंगे, ए सेलुलर, ए सेलुलर, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। फाइलम के बाद सब फाइलम। फाइलम के बाद सब फाइलम। अगर मैं सब फाइलम की बात करूं तो यहां पर जो सब फाइलम आएगा वो आएगा सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्को शब्द आता है स्यूडोपोडिया के लिए, मेस्टिको शब्द आता है फ्लैजिला के लिए। यानी यहां पर स्यूडोपोडिया पाई जाएंगे, या तो स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे या फ्लैजिला पाए जाएंगे, या दोनों पाए जाएंगे। या तो स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे या फ्लैजिला पाए जाएंगे या दोनों पाए जाएंगे। अब अमीबा में कौन से पाए जाते हैं इसकी बात क्लास में पता चलेगी। क्लास है सार्कोडीना। और सार्कोडीना क्लास से ये क्लियर हो गया कि केवल स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे, केवल स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? केवल स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। क्लास के बाद ऑर्डर लेबोसा। ऑर्डर क्या आ गया? लेबोसा। लेबोसा का मतलब लोब लाइक स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कैसे होंगे? लोब नुमा। लोब लाइक स्यूडोपोडिया, लोब के समान स्यूडोपोडिया। देखिए अगर मैं लोब लाइक की बात करूं तो मतलब यहां पर ब्रॉड, स्मॉल, राउंडेड स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। स्यूडोपोडिया कैसे होंगे? लोब के जैसे, यानी ब्रॉड होंगे, स्मॉल होंगे, राउंडेड स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। ऑर्डर के बाद जीनस। जीनस अपना अमीबा है, और जीनस के बाद स्पीशीज। स्पीशीज प्रोटियस। स्पीशीज क्या है? प्रोटियस स्पीशीज है। फाइलम प्रोटोजोआ यानी एक कोशिकीय जीव यहां पर पाए जाएंगे। सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्को शब्द आता है स्यूडोपोडिया के लिए, मेस्टिको शब्द आता है फ्लैजिला के लिए। या तो स्यूडोपोडिया पाया जाएगा या फ्लैजिला पाया जाएगा या दोनों पाए जाएंगे। क्लास में पता चल गया केवल स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। क्लास क्या है? सार्कोडीना। क्लास क्या है? सार्कोडीना। ऑर्डर क्या है? लेबोसा, यानी लोब लाइक स्यूडोपोडिया। ब्रॉड, स्मॉल, राउंडेड स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। जीनस अमीबा और स्पीशीज क्या है? प्रोटियस। अब और आगे बात करते हैं। देखिए अमीबा शब्द की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? अमीबा शब्द की अगर मैं बात करूं तो अमीबा शब्द एक ग्रीक वर्ड
अमोइबे से मिलता है। किससे बना है? अमोइबे से। अमोइबे एक ग्रीक वर्ड है जो कि बाद में क्या हो गया? अमीबा हो गया। अमोइबे का मतलब होता है चेंज। अमीबा में क्या चेंज होता रहता है? शेप। अमीबा की शेप क्या होती रहती है? चेंज। ठीक है। अगर पूछा जाए कि अमीबा शब्द कहां से आया, तो अमीबा एक ग्रीक वर्ड अमोइबे से आया, जिसका मतलब होता है चेंज। किसमें चेंज होता रहता है? शेप में चेंज होता रहता है। अगर मैं आगे बात करूं तो एक साइंटिस्ट थे, रोजेल वोन रोजेनहॉफ। रोसेल वोन रोजेनहॉफ। रोसेल वोन रोजेनहॉफ। इन्होंने अमीबा की डिस्कवरी की थी। अमीबा की क्या की थी? डिस्कवरी। ठीक है। डी सेंट विंसेंट। डी सेंट विंसेंट इन्होंने अमीबा नाम रखा था। रोजेल वॉन रोजेनहॉफ ने अमीबा की डिस्कवरी की थी। डी सेंट विंसेंट ने अमीबा नाम रखा था। इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, H.I. हर्शफील्ड। H.I. हर्शफील्ड डिटेल स्टडी अमीबा की। अमीबा की डिटेल स्टडी किसने की? H.I. हर्शफील्ड ने अमीबा की डिटेल डिस्कवरी की थी। एक है अमीबा प्रोटियस, एक है अमीबा रेडियोसा, एक है रैप्ट अमीबा, मेराइना, एक है अमीबा स्ट्रियाटा, एक है अमीबा वेरकोसा। अमीबा प्रोटियस, अमीबा रेडियोसा, रैप्ट अमीबा मेराइना, रैप्ट अमीबा मेराइना, अमीबा स्ट्रियाटा, अमीबा वेरकोसा। अमीबा प्रोटियस और अमीबा रेडियोसा की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और अगर मैं अमीबा रैप्ट अमीबा मेराइना, अमीबा स्ट्रियाटा, अमीबा वेरकोसा की बात करूं तो मेराइन वाटर या मेराइन समुद्र में पाए जाते हैं। मेराइन वाटर या समुद्र में पाए जाते हैं। देखिए, अगर मैं आगे काउस की बात करूं, ये एक जायंट अमीबा है। जायंट फ्लैजिलर अमीबा, बड़ा अमीबा है, जायंट अमीबा है, बड़ा अमीबा है। क्या नाम है? काउस। क्या इसे पेलोमिक्सा भी कहते हैं? पेलोमिक्सा भी कहते हैं। जायंट अमीबा है, बड़ा अमीबा है, फ्लैजिलर है, फ्लैजिला पाई जाती है। काउस इसका नाम है। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली जो अमीबा होते हैं उनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अमीबा में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? एक। ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की है। बहुत सारे न्यूक्लियस यहां पर पाए जाते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड बनता है।
बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे होकर एक क्लाउड बनाते हैं, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड कहते हैं। यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड आपको देखने को मिलता है। अगर मैं अमीबा के साइज की बात करूं तो साइज पाया जाता है 200 से 300 माइक्रोमीटर। 200 से 300 माइक्रोमीटर, या इसे लिख सकते हैं 0.2 से 0.3 मिलीमीटर। एक ही बात है। आप 200 से 300 माइक्रोमीटर लिख लो या 0.2 से 0.3 मिलीमीटर लिख लो, एक ही बात है। लेकिन ये तो जायंट अमीबा है, बड़ा अमीबा है। इसका साइज क्या होगा? इसका साइज होगा 500 माइक्रोमीटर। 500 माइक्रोमीटर, 500 माइक्रोमीटर या 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, चूंकि काउस क्या है, बड़ा अमीबा है। अगर मैं शेप की बात करूं, किसकी बात करूं? शेप की। देखो अमीबा क्या है, अकोशिकीय है, कोई कोशिका नहीं पाई जाती, ए सेलुलर है। कैसा है? ए सेलुलर है। और इसकी शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर शेप। माइक्रोस्कोपिक है, ए सेलुलर माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर दो। और कैसा है? इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप होने के यहां पर दो कारण हैं। पहला कारण है पेलिकल एब्सेंट। पेलिकल क्या है? एब्सेंट है। देखो एनिमल्स के बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं, वो पेलिकल शेप को मेंटेन करती है। यहां पर पेलिकल पाई नहीं जा रही, ये प्रोटीन की बनी होती है। पेलिकल नहीं पाई जा रही तो शेप कैसी होगी? इर्रेगुलर शेप होगी। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? स्यूडोपोडिया बनती है। स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, फॉर्म होते हैं। अच्छा, स्यूडोपोडिया फॉर्म होगी तो इर्रेगुलर शेप कैसे होगी? देखो जो स्यूडोपोडिया है ना, बेसिकली टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कभी भी अपीयर हो जाती है, कभी भी डिसअपीयर हो जाती है, कभी भी प्रकट हो जाती है, कभी भी वहां से डिसअपीयर हो जाती है। देखो शेप की बात करूं तो ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती, ए सेलुलर है या एक कोशिका, कई जने इसको कहते हैं। इर्रेगुलर शेप है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप नहीं है। क्यों? एक तो पेलिकल ही नहीं पाई जा रही, दूसरा यहां पर स्यूडोपोडिया पाए जा रहे हैं। स्यूडोपोडिया पाए जा रहे हैं तो ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कभी भी अपीयर हो जाती है, कभी भी डिसअपीयर हो जाती है, इसलिए शेप रेगुलर नहीं रह पाती। शेप कैसी है? इर्रेगुलर शेप पाई जाती है। स्यूडोपोडिया के बारे में और बात करते हैं। देखिए अगर मैं आगे स्यूडोपोडिया की बात करूं, किसकी बात करूं? स्यूडोपोडिया। अगर मैं स्यूडोपोडिया की आगे बात करूं तो ब्लंट स्यूडोपोडिया, ब्लंट स्यूडोपोडिया को लोपोपोडिया कहते हैं। ब्लंट स्यूडोपोडिया को लोपोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया किसमें हेल्प करता है? एक तो मूवमेंट में,
अमीबा को अगर मूवमेंट करनी है तो कौन हेल्प करेगा? स्यूडोपोडिया। दूसरा, अगर अपने शिकार को पकड़ना है तो कौन हेल्प करेगा? स्यूडोपोडिया। कैप्चरिंग प्रे, शिकार पकड़ना है, शिकार को कैप्चर करना है तो कौन हेल्प करेगा? स्यूडोपोडिया। हमने एक पढ़ा था अमीबा स्ट्रियाटा, और एक पढ़ा था अमीबा वेरकोसा, जो कि दोनों ही कैसे थे? मेराइन थे, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो रेगुलर होती है। वैसे अमीबा की शेप कैसी है? इरेगुलर। इसकी शेप कैसी है? रेगुलर। दोनों की। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों में स्यूडोपोडिया एब्सेंट, एक तो सब स्यूडोपोडिया नहीं पाए जाते, तो शेप रेगुलर होगी। दूसरा, पेलिकल पाया जाता है, तो इनकी शेप कैसी होती है? रेगुलर शेप होती है। ठीक। अब बात करते हैं अमीबा के स्ट्रक्चर की। किसकी? अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, सबसे बाहर की तरफ इस तरह से एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी। पेलिकल तो पाई नहीं जाएगी, पहली चीज पेलिकल तो नहीं पाई जाएगी, ये तो सिर्फ इन दोनों में प्रेजेंट थी। सबसे बाहर की तरफ इस तरह से एक लेयर या एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसे कहेंगे प्लाज्मा लेमा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा लेमा। तो सबसे बाहर बात करते हैं प्लाज्मा लेमा की। थिन, पतली है, इलास्टिक है, म्यूकस की लेयर है। कैसी लेयर है ये? पतली परत है, इलास्टिक है और म्यूकस की एक लेयर है, म्यूकस लेयर है। यहां पर म्यूकस पाई जाती है। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली अगर ये मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन है, तो किससे मिलकर बनी होगी? एक तो पाया जाएगा प्रोटीन और एक लिपिड। लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर प्लस एक तो लिपिड पाया जाएगा, एक प्रोटीन फाइबर। प्रोटीन फाइबर पाया जाएगा, एक तो लिपिड पाया जाएगा, एक प्रोटीन पाया जाएगा। यहां पर माइक्रोविलाई पाई जाएंगे। क्या पाए जाएंगे साहब? माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, जो कि किसी सरफेस से स्टिक करेंगे। किसको? अमीबा। अगर अमीबा को किसी सरफेस के साथ चिपकना है, स्टिक होना है, तो माइक्रोविलाई यहां पर हेल्प करेंगे। ठीक है। माइक्रोविलाई यहां पर पाए जाएंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो स्टिक होने के लिए या चिपकने के लिए या अटैच होने की बात कर सकते हैं। स्टिक या अटैच होने के लिए कौन कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होती है? तो कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, पोटेशियम +1। प्लाज्मा लेमा थिन है, इलास्टिक है, म्यूकस लेयर है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। माइक्रोविलाई यहां पर पाई जाती है, जो कि सरफेस के साथ स्टिक करती है, सरफेस के साथ अटैच करती है अमीबा को। स्टिक या अटैच करने के लिए कौन कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। प्लाज्मा लेमा के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आगे बात करूं या प्लाज्मा लेमा की आगे बात करूं,
तो ये सर्टेन मॉलिक्यूल को सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जाने देती है। कुछ वैसे मॉलिक्यूल है जिसको अपने अंदर जाने देती है, पास कर देती है, ठीक है, अपने अंदर से पास कर देती है। और कुछ को ये बाहर भी निकाल सकती है, आउट भी कर सकती है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनको अपने अंदर जाने देती है, पास कर देती है, अपने से पास होने देती है, कुछ को ये बाहर भी निकालती है। सर्टेन मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन को ये अंदर ले लेती है, CO2 को ये बाहर निकाल देती है। अगर मैं पूछूं कि यहां पर रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है, रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है। मतलब अगर यहां से टूट फूट गई तो वापस रीजनरेट हो जाएगी, यहां से रप्चर होगी तो वापस रीजनरेट हो जाएगी। तो रीजनरेशन की एबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कुछ बात उसकी भी कर देते हैं। साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो बेसिकली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कहां होगी, साइटोप्लाज्म। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है कहां होगी, साइटोप्लाज्म में। अमीबा की मूवमेंट में सहायक है। ये दो प्रकार का है, एक तो है एक्टोप्लाज्म या इसे कहते हैं एक्टोसार्क, एक है एंडोप्लाज्म या एंडोसार्क। इन दोनों को समझते हैं, एक्टोप्लाज्म, एक्टोसार्क, एंडोप्लाज्म या एंडोसार्क को समझते हैं। देखिए, यदि मैं एक्टोप्लाज्म की बात करूं, किसकी बात करूं साहब, एक्टोप्लाज्म की। क्लियर लेयर इनसाइड द प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर सकते हो। जैसे आप अमीबा का डायग्राम बनाओगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर की तरफ यहां पर आपको एक क्लियर लेयर दिखेगी, आपको एक क्लियर लेयर दिखेगी। क्लियर लेयर इनसाइड द प्लाज्मा लेमा क्या कहलाएगा, एक्टोप्लाज्म। थिन है सा, पतला है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, पतला पारदर्शी है। कैसा है, पतला है, पारदर्शी है। ठीक है, ये दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो हाइलाइन मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा जेल। एक हाइलाइन मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा जेल। एक्टोप्लाज्म किन दो चीजों से मिलकर बनेगा, हाइलाइन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जेल।
अगर मैं हाइलाइन मेम्ब्रेन की बात करूं तो बेसिकली एक्वस है। कैसा है? एक्वस मटेरियल है। जहां पर स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे वहां पर थिक होगा। जहां पर स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे वहां पर थिक होगा, या यूं कहूं तो थिक होकर स्यूडोपोडिया बनाएगा। एक्वस मटेरियल है, जहां पर थिक होगा वहां पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा, या जहां पर स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली ये आगे चलकर हाइलाइन कैप बनाता है। क्या बनाता है साहब? हाइलाइन कैप बनाता है। एक्टोप्लाज्म की बात की जाए, क्लियर लेयर है इनसाइड द प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा के अंदर की तरफ एक क्लियर लेयर आपको दिखेगी, थिन है, ट्रांसपेरेंट है। ये दो चीजों से मिलकर बनेगी हाइलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा जेल। एक्वस मटेरियल क्या है? हाइलाइन मेम्ब्रेन। स्यूडोपोडिया में थिक हो जाएगा हाइलाइन कैप। ये बनाएगा कौन? हाइलाइन मेम्ब्रेन, हाइलाइन कैप बनाएगी। एक्टोप्लाज्म के बाद या एक्टोसार्क, एक्टोसार्क के बाद अब बात करते हैं एंडोसार्क की। एंडोसार्क की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट है। ये तो ट्रांसपेरेंट था, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। क्यों? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। यहां पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं पाई जा रही थी, इसलिए ये कैसा है? सेमी ट्रांसपेरेंट है। यहां पर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाएगा। फैट और ग्लूकोज यहां पर ज्यादा पाया जाएगा। पीएच की बात करूं तो 6.4 से 7 के बीच में आपको यहां पर पीएच देखने को मिलेगी। इसके भी दो पार्ट है, यहां तो हाइलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा जेल है, यहां पर प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल है। यहां पर प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल है। प्लाज्मा जेल पाया जाएगा पेरिफेरल रीजन में और प्लाज्मा सोल पाया जाएगा इनर रीजन में। ठीक है, तो यह आ गया एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। ठीक, देखिए अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं तो बाइकॉन्वेक्स शेप का। न्यूक्लियस की शेप कैसी है? बाइकॉन्वेक्स शेप है। न्यूक्लियो लेमा प्रेजेंट, या यूं कहूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलेमा बोल दो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दो, क्या है? पाई जाती है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं।
जिनकी संख्या 500 से 600 होती है। 500 से 600 क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स यहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहां पर प्रोटीन के फाइबर पाए जाते हैं। क्या चीज पाई जाती है? प्रोटीन के फाइबर, जो कि मधुमक्खी के जालनुमा स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना बनाता है। प्रोटीन फाइबर कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी संरचना, या इसे कहते हैं हनीकॉम्ब लैटिस। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना, जो कि ये जो शेप है ना बाइकॉन्वेक्स, न्यूक्लियस की शेप को बनाए रखती है। न्यूक्लियस की बाइकॉन्वेक्स शेप को बनाए रखती है। न्यूक्लियस की बाइकॉन्वेक्स शेप को कौन बनाए रखते हैं? प्रोटीन फाइबर, जो कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार जैसी संरचना या मधुमक्खी के छत्ते के जाल जैसी संरचना बनाती है। ठीक है, अब न्यूक्लियस को देखते हैं। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा, ये सब न्यूक्लियस बाइकॉन्वेक्स, क्या है? सब न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियोलस है। ये 500 से 600 क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स है। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। बीच में क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, इसे मैसिव न्यूक्लियस कहते हैं साहब। क्यों? क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल तो ज्यादा है। क्रोमेटिन तो ज्यादा है, न्यूक्लियोप्लाज्म कम है। न्यूक्लियोप्लाज्म कम अमाउंट में पाया जाता है। ये हो गया न्यूक्लियस। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल की बात की जाए तो साइज, शेप और नंबर फिक्स नहीं है। साइज, शेप और नंबर यहां पर फिक्स नहीं है। साइज, शेप और नंबर अलग अलग हो सकता है। साइज भी अलग हो सकता है, शेप भी अलग हो सकती है, नंबर भी अलग हो सकता है। एंडोप्लाज्म में पाई जाएगी। फूड का डाइजेशन करेगी। फूड का डाइजेशन करेगी। इसके बाहर की तरफ, आउटर साइड पर
लाइसोसोम पाए जाएंगे और ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर। कैसा डाइजेशन है साहब? इंट्रासेलुलर। जैसे ये फूड वैक्यूल है जो फूड का क्या करेगी? डाइजेशन करेगी। बाहर की तरफ लाइसोसोम इस तरह से पाई जाएगी। इस तरह से लाइसोसोम यहां पर पाए जाएंगे। ये फूड वैक्यूल और ये लाइसोसोम। ठीक है सर। फूड वैक्यूल के बाद वाटर वैक्यूल। स्मॉल साइज में स्मॉल होगी, एंडोप्लाज्म में पाई जाएगी। वाटर कंटेन होगा, वाटर भरा हुआ रहेगा। वाटर को कंटेन करेगी, पानी को इसके अंदर इस तरह से भरा रखेगी। और काम अभी तक पता नहीं है, वर्क अभी तक पता नहीं। एक फूड वैक्यूल पाई जाएगी, एक वाटर वैक्यूल पाई जाएगी, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाएगी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो यहां पर क्या क्या पाया जा रहा है? लाइसोसोम पाया जा रहा है। और कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे? ईआर पाई जाएगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, ईआर पाई जाएगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, ईआर यहां पर पाया जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल यहां पर पाए जाएंगे। सेंट्रियोल एब्सेंट है साहब, सेंट्रियोल एब्सेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फॉर्मेशन है वो देखो, अमीबा के दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड, एक पोस्टीरियर एंड। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो पोस्टीरियर एंड पर होता है, पोस्टीरियर एंड पर होता है। क्या काम करती है साहब? ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन का, ऑस्मो रेगुलेशन का जैसे जो वाटर है जो एक्सेस मात्रा में पाया जा रहा है, वाटर जो एक्सेस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में जो वाटर पाया जा रहा है उसे रिमूव करती है। क्या करती है साहब? रिमूव करती है, हटा देती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, और ये जो है प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है।
कैसा प्रोसेस है सब? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव प्रोसेस है। इसीलिए इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जैसे ये आ गई सीवी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके चारों तरफ क्या पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह क्यों? एटीपी की रिक्वायरमेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया, और वो क्या है? सीवी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, जैसे किडनी काम करती है ना, सेम किडनी जैसा ही ये काम करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किडनी के समान ही काम करती है। जैसे ये अमीबा है, क्या है सब? अमीबा है। यहां पर छोटी छोटी वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर, स्मॉल वैक्यूल आपस में फ्यूज होकर एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन करती है, बड़ी वैक्यूल बना देती है। छोटी छोटी वैक्यूल से इसने क्या बना दी साहब? एक बड़ी वैक्यूल बना दी, जो कि वाटर को कलेक्ट कर रही है और अपना साइज इंक्रीज करेगी। जैसे इसका साइज इंक्रीज हो गया, ये लार्ज हो गई, फिर ये क्या करेगी? ये मेम्ब्रेन के पास आ जाएगी। लार्ज वैक्यूल मेम्ब्रेन के पास आकर, यहां से देखो ये मेम्ब्रेन के पास आ गई, किसके पास आ गई? मेम्ब्रेन के पास। अब जो वाटर था वो सारा एक्सपेल कर देगी, बाहर निकाल देगी। वाटर को एक्सपेल कर देगी, सारा का सारा पानी बाहर निकाल देगी। पहले पानी को इकट्ठा करेगी, वाटर को कलेक्ट करेगी, फिर यहां पर आकर मेम्ब्रेन के पास आकर वाटर को एक्सपेल कर देगी, बाहर निकाल देगी। फिर छोटी छोटी वैक्यूल्स आपस में जुड़कर एक लार्ज वैक्यूल बना देगी, फिर पानी इकट्ठा होगा, साइज इंक्रीज होगा, फिर ये मेम्ब्रेन के पास आकर फट जाएगी, वाटर को एक्सपेल कर देगी। ये प्रोसीजर चलता रहेगा। तो दो स्टेप में ये प्रोसीजर पाया जाएगा। पहले यहां पर वाटर कलेक्ट होगा, दूसरी स्टेज में वाटर का एक्सपेल होगा। इस स्टेज को कहते हैं डायस्टोल, और इसे कहते हैं सिस्टोल। पहले वाटर को इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, डायस्टोल किया जाएगा, फिर यहां पर आकर जैसे ही यहां से क्या हो जाएगा? वाटर एक्सपेल हो जाएगा, इसे कहेंगे सिस्टोल कहेंगे। तो डायस्टोल और सिस्टोल की मैकेनिज्म द्वारा ये वाटर को यहां से बाहर निकालेंगे। देखिए, जो सीवी है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ना, वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसी संरचना है? अनस्टेबल। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, केवल फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली। मैराइन वाटर में एब्सेंट, और पैरासाइट में भी एब्सेंट, केवल फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। कहां पर? फ्रेश वाटर में ही पाई जाती है। जैसे ये फ्रेश वाटर है, ये मैराइन वाटर है,
और ये डिस्टिल वाटर है। जैसे ही मैं फ्रेश वाटर में अमीबा को डालूंगा, ये अमीबा है। फ्रेश वाटर अमीबा के अंदर जाने की कोशिश करेगा। यहां पर सीवी काम कर रही है। सीवी क्या करेगी? एक्सेस वाटर को यहां से रिमूव कर देगी। जो नॉर्मल प्रोसीजर चलता है वही चलेगा। अगर मैं डिस्टिल वाटर में बात करूं, किसमें? डिस्टिल वाटर में। ये अपना अमीबा है। देखो एक बार समझाने के लिए मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं। इसमें कोई वो नहीं है कि सर अमीबा ऐसा थोड़ी दिखता है, सिर्फ समझाने के लिए। ये डिस्टिल वाटर है। ये क्या है? अमीबा। अमीबा है। अब क्या होगा? डिस्टिल वाटर में पानी ज्यादा अमाउंट में अंदर आएगा। पानी ज्यादा अमाउंट में अंदर आएगा, तो सीवी की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो ज्यादा मात्रा में पानी को पकड़ेगा, ज्यादा मात्रा में पानी को बाहर निकाल देगी। सीवी की एक्टिविटी यहां पर बढ़ गई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की एक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन यदि मैं यहां पर बात करूं मेराइन वाटर की, मेराइन वाटर में अपने अमीबा डाल दिया, मेराइन वाटर में साल्ट पहले ही ज्यादा है, तो पानी पहले ही बाहर आ रहा है। यहां पर पानी अंदर आ रहा था, यहां पर पानी अंदर आ रहा था, यहां पर तो पानी बाहर जा रहा है। तो क्या सीवी क्या करेगी? सीवी क्या काम करती है? एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है। यहां तो पहले पानी बाहर जा रहा है, तो सीवी डिसअपियर हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहां से डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। अनस्टेबल है ना, डिसअपियर होगी। अगर मैं वापस इसे उठाकर फ्रेश वाटर में डाल दूं, वापस इसे उठाकर फ्रेश वाटर में डाल दूं, तो जो सीवी है वो वापस अपीयर हो जाएगी। यहां पर तो क्या हो गई थी? डिसअपियर हो गई थी। क्यों? क्योंकि पानी पहले ही बाहर जा रहा है। ये तो एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं, पानी पहले ही बाहर जा रहा है, तो ये तो वैसे ही यहां पर क्या होगी? डिसअपियर। लेकिन यदि मैं वापस इसे फ्रेश वाटर में डाल दूं तो ये रीअपियर हो जाएगी, वापस अपीयर हो जाएगी। ठीक है। और यदि मैं वापस यहां पर डाल दूं तो यहां पर वापस एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, एक्टिविटी वापस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आ गई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद अमीबा की स्ट्रक्चर यानी डायग्राम रह गया, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।